तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। तो एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.3। ओके, तो देखिए बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में इस तरह से एक सेल दे दिया है और इसके साथ ये रेजिस्टेंस का एक पूरा सर्किट दे दिया है। हमसे कह रहे हैं कि इस सर्किट के हर रेजिस्टेंस में जितने भी रेजिस्टेंस है सब पे हमको क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपको ये तो पता है कि पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है, बिल्कुल सही। इन्होंने करंट की डायरेक्शन भी देखो बना रखी है। तो सपोज कर लेते हैं कि सेल से कितनी करंट निकली, आई करंट निकली। कितनी करंट निकली, आई। ठीक है, इस सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम यहाँ पे सिमिट्री का यूज कर लेंगे जिससे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बच्चों, अगर आई करंट यहाँ से यहाँ पहुंची है तो अब देखिए करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि यहां से करंट बच्चों I1 गई, यहां से करंट कितनी गई, I1, तो इधर कितनी जाएगी सोचिए। तो बच्चों जब I करंट आ रही थी, I1 उधर चली गई तो इधर कितनी जाएगी। भाई आपको पता है ना, किसी पॉइंट पे आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो अगर I आ रही थी, I1 चली गई तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस I1। भाई ऐसे सोचो, 10 एम्पियर आ रही थी, 2 इधर चली गई तो इधर कितनी बचेगी, 10 में से 2 हटा दो यानी कि 8, मतलब 10 माइनस 2। उसी तरीके से अगर I आ रही इधर, I1 गई तो इस साइड कितनी जाएगी बच्चों, ये बचेगी I माइनस I1। ठीक है, क्योंकि I1 उधर गई तो I में से I1 घटा देंगे, ये हमारा आंसर है। अब बच्चों हम यहां बात करते हैं कि अगर I1 यहां गई, I माइनस I1 गई, तो देखो बच्चों सिमिट्री हमको मिल रही है। क्या सिमिट्री मिल रही है, जब किसी सर्किट में जहां से करंट का एंट्री पॉइंट है और जहां करंट का एग्जिट पॉइंट है, यहां निकलेगी इस सर्किट में, यहां से एंटर करेगी, यहां से निकलेगी, और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के रेजिस्टेंस सेम हो। देखो एंट्री पॉइंट पे कौन कौन रेजिस्टेंस है, 10 और 5। एग्जिट पॉइंट पे कौन कौन से रेजिस्टेंस है, 10 और 5। तो सिमिट्री का रूल ये कहता है कि जिस रेजिस्टेंस से जितनी करंट इंटर करेगी, सेम उसी रेजिस्टेंस से उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। इसका मतलब 10 ओम से जितनी करंट इंटर कर रही है, यहां 10 ओम से उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। इसका मतलब अगर इधर I1 इंटर कर रही है तो यहां बच्चों कितनी निकलेगी, I1। ये रूल लगाने से ये क्वेश्चन बहुत कम लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कम जगह में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्यों ना यूज कर लें, हमको पता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रेजिस्टेंस सेम है। इसका मतलब जिस रेजिस्टेंस से जितनी करंट इंटर कर रही है उसमें उतनी ही बाहर निकलेगी। मतलब यहां से I1 इंटर की तो यहां से I1 निकली। इस तरीके से यहां से कितनी गई बच्चों, I माइनस I1 5 ओम से, तो 5 ओम से कितनी बाहर निकलेगी, तो इधर से निकलेगी बच्चों I माइनस I1। भाई 5 ओम से अगर I माइनस I1 एंट्री करेगी तो 5 ओम से I माइनस I1 एग्जिट भी करेगी। अच्छा, और यहां कितनी पहुंचेगी बच्चों, I1 I माइनस I1 दोनों मिल गए तो कितना हो गया, I1 प्लस I माइनस I1, तो I1 I1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, I। बिल्कुल सही है। अब बच्चे ये बीच में सर्किट बचा हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां से I1 करंट आई, इधर चली गई I माइनस I1, तो इधर कितनी जाएगी, हम मान लेते इधर X जाएगी, ऐसा सोच लिया करो। ठीक है, अगर इधर X जाएगी तो हमारा रूल क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट का सम। आने वाली करंट कितनी है बच्चों, ये I1, देखो आ रही है कितनी, I1 इज इक्वल टू जाने वाली करंट, जाने वाली इधर कितनी है बच्चों, X, तो X प्लस इधर कितनी जा रही है बच्चों, I माइनस I1। यहां जब आप X की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी निकलेगी सोचिए, ये I1 इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2I1, और I इधर माइनस, मतलब 2I1 माइनस I। तो इस तरफ कितनी करंट जाएगी बच्चों, 2I1 माइनस I। इसको हटा दें, बहुत बढ़िया, मतलब X की वैल्यू जो आ गई वो यहां रख दो, यानी कि इधर करंट आएगी 2I1 माइनस I। बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सिमिट्री का रूल लगाने से आप इस क्वेश्चन को केवल 2 इक्वेशन बनाएंगे किरचॉफ्स का रूल लगा के और सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सिमिट्री नहीं लगाएंगे तो आपकी 3 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर आप उन तीनों को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं करते। ठीक है, अच्छा
अब बच्चों देखिए यहां पे हम बात करते हैं, अब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किसमें लिखेंगे, इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। कौन सा लिया बच्चों, ए बी डी ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में सर्किट के सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा 0 रहता है। तो यहां पे लगाएंगे बच्चों, ए से बी में किरचॉफ्स लॉ लगाओ तो क्या आएगा, 10i1। कितना आएगा बच्चों ये, 10i1। अच्छा, अब ए से बी के बाद फिर कहां जाना है बच्चों, बी से डी में। बी से डी में देखिए क्या आएगा बच्चों, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 2i1 माइनस आई इंटू 5, तो ये आएगा बच्चों प्लस का 2i1 माइनस आई इंटू 5। क्यों, क्योंकि देखो आई आर किया तो आई इंटू आर, ठीक है। अब बच्चों डी से ए का लेना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी से ए में क्या लेंगे बच्चों, करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो आई इंटू आर करेंगे। लेकिन बच्चों देखो हम जा रहे हैं डी से ए, लेकिन करंट किधर जा रही है, ए से डी। तो जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है रेजिस्टेंस में, तो क्या आता है, निगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल में फ्लो होती है, और हम जा रहे हैं लो से हाई। देखो हम जा रहे हैं डी से ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, आई आर तो आएगा, लेकिन कैसा, निगेटिव, मतलब आई माइनस आई वन इंटू 5, तो यह आ जाएगा माइनस आई माइनस आई वन इंटू 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए इस पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो यहां क्या बचेगा बच्चों, 2i1 प्लस 2i1 माइनस आई माइनस आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0। बच्चे में माइनस ओपन कर दो तो क्या बचेगा, 2i1 प्लस 2i1, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4i1 माइनस आई, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे अंदर लगेगा तो क्या आएगा, माइनस का आई और प्लस का i1 इज इक्वल टू 0, मीन्स 4i1 और i1 जुड़ गए तो कितना हो गया, 5i1, और ये माइनस का 2i इज इक्वल टू 0, या 2i इज इक्वल टू 5i1। अब बच्चों यहां से हम लोग i की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो i की वैल्यू क्या आएगी, यहां से i की वैल्यू आएगी 5i1 अपान 2, ये i की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों किरचॉफ्स लॉ हम यूज करेंगे ऐसे सर्किट में जिसमें सेल आ जाए, यानी कि ए डी सी, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, E कह देते हैं, इस पॉइंट को F कह देते हैं, तो हमारी मर्जी में कुछ भी नाम दे सकते हैं बच्चों, आप भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, A D C E F A। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लूप क्लोज करना था, तो हम पॉइंट लेते हुए वहां तक पहुंचेंगे जहां से हमने पॉइंट लेना शुरू किया था। इन क्लोज लूप A D C E F A, कौन सा बेटा, A D C E F A। अब इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें भी वही बात है कि किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करते जाएंगे। तो ए से डी में करंट इंटू रेजिस्टेंस कीजिए, कितना आएगा बच्चों, यह आएगा 5i माइनस i1, ठीक है। फिर डी से सी में जाइए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कीजिए तो कितना आएगा बच्चों, यह आएगा 10 इंटू i1। फिर सी से ई में जाइए, कोई रेजिस्टेंस नहीं इसलिए यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। ई से एफ में जाएंगे, तो पहले देखो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लेना, तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब भी आओगे तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव लिया जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 10, ठीक है। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला टर्मिनल क्या होता है, लो वोल्ट पर होता है, तो लो से हाई में गए इसलिए निगेटिव आया, ठीक है। ज्यादा अच्छे से समझना है तो जो किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, उसको आप हमारा वीडियो देखकर वहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसलिए निगेटिव आई। अब बच्चों जब यहां बात करेंगे तो यहां पे देखो करंट कितनी निकली थी, ये थी आई, तो ये आई करंट थी, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, 10 इंटू आई प्लस 10 इंटू आई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, देखो पूरे सर्किट का ले लिया, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए बच्चों इस पूरे इक्वेशन में 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यहां पे लिख देंगे डिवाइड बाई 5, डिवाइड
बाई 5। डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, i माइनस आई वन प्लस 2i1, देखो 2i1 माइनस 2 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो ये i प्लस का, ये 2i प्लस का, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3i, 2i1 और माइनस i1, तो देखो जब घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का i1 और माइनस का 2, तो इसको उधर ले जाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो 3i प्लस i1 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, i की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ i फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन से i की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा बच्चों 3i, i की जगह क्या आया देखो 5i1 अपान 2, ये i की जगह आ गया। अच्छा, प्लस i1 इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 15i1 प्लस 2i1, देखो एलसीएम ले लिया 2i1 हो गया, अपान में 2 इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं यहां से 17i1 इज इक्वल टू 4, या i1 इज इक्वल टू 4 अपान 17 एम्पियर। तो i1 कितनी आ गई बच्चों 4 अपान 17 एम्पियर। अब बच्चों फिर i की वैल्यू फाइंड करेंगे। i की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, i1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, i निकल आएगा, बहुत सिंपल है। तो यहां लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, i की वैल्यू 5i1, i1 की वैल्यू 4 अपान 17 और अपान में 2, देखो 5 अपान 2 i1 की वैल्यू पुट कर दिया, इसको हमने सॉल्व किया, 2 टाइम कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा 10 अपान 17 एम्पियर। तो कितनी आ गई ये i की वैल्यू 10 अपान 17 एम्पियर। अब देखिए सारे रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इन EF सर्किट, इन EF इज इक्वल टू, तो EF पार्ट वाले 10 ओम में कितनी करंट गई है, ये गई है 10 अपान 17, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 10 अपान 17 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहां करंट इन AB, है ना AB वाले में, एंड DC, AB में भी और DC में, दोनों करंट सेम थी ना, कितनी आई थी बच्चों I1, तो इक्वल टू क्या आएगी I1 कितना है देखिए 4 अपान 17 एम्पियर। ठीक है, AB में जो करंट है वही D से C में है, बहुत बढ़िया। फिर लिखेंगे करंट इन AD एंड BC, देखो जो AD में करंट आई थी वही BC में आई थी, सिमेट्री से हम लोगों ने समझ लिया था, बहुत बढ़िया। ये कितनी आई बच्चों I माइनस I1, I कितनी है 10 अपान 17, देखो I कितनी आई 10 अपान 17 माइनस I1, ये कितनी है बच्चों 4 अपान 17, यानी कितना आ गई 6 अपान 17 एम्पियर। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 6 अपान 17 एम्पियर। अब बच्चों करंट देखेंगे BD में, तो यहां पे लिखेंगे करंट इन BD पार्ट, तो BD पार्ट में कितनी आएगी, देखो ये आ जाएगा बच्चों कितना है 2i1 माइनस I, तो 2i1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 अपान 17 माइनस I की वैल्यू क्या है 10 अपान 17, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों 8 अपान 17 माइनस 10 अपान 17, मतलब माइनस का 2 अपान 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि BD पार्ट में जो करंट आएगी वो क्या आएगी माइनस 2 अपान 17। माइनस साइन का मतलब पता है कि करंट BD में ना फ्लो होकर के DB में फ्लो हो रही है, बट हम लोगों ने अपोजिट कंसीडर किया है, इसलिए आंसर निगेटिव आया। तो अगर कभी करंट निगेटिव में आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि ये होता है कि आपने जो फ्लो सपोज किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो होना है। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके NCERT का। हेलो स्टूडेंट्स,
करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट। ओके, तो बच्चों एक ये सर्किट दे दिया है और हमसे कह रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हमको 20 ओम और 40 ओम पे करंट को फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि सेल के पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से बाहर निकालेंगे करंट को, ये निकलेगी बाहर, ये आ गई आई करंट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, बड़े सेल से निकाल के पहले शुरुआत करते हैं। ये आई करंट निकली, यहाँ पे आएगी आई करंट। अब बच्चों क्या होगी, यहाँ पे आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट यहाँ चली जाएगी और कुछ करंट यहाँ चली जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं इधर करंट गई बच्चों I1, ठीक है, तो इस तरफ कितनी जाएगी बच्चों, I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगी, I माइनस I1 आ गई, इधर से क्या आएगी बच्चों, I1 आएगी। ये I1 और I माइनस I1 यहाँ फिर मिलेंगी, तो दोनों मिलके कितनी हो जाएगी, I माइनस I1 प्लस I1 यानी कि I, और वो I करंट यहाँ से होते हुए यहाँ वापस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमें 20 ओम और 40 ओम में रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, इसका मतलब हमको I और I1 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लूप में किरचॉफ्स रूल लगा लेंगे, फिर इसमें किरचॉफ्स रूल लगा लेंगे और इसका हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं बच्चों, इसका नेमिंग कर देते हैं कि ये A है, B है, C है, D है, E है और F है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले इस क्लोज लूप में किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे, फिर इसमें किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से I और I1 की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि हमसे 20 ओम में करंट पूछी गई मतलब I पूछी गई, और 40 ओम में करंट पूछी गई मतलब I1 पूछी गई। तो I और I1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल हैं। तो पहले बच्चों हम इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप ए बी सी एफ ए। कौन सा लिया बच्चों, ए बी सी एफ ए। किरचॉफ सेकेंड रूल यहाँ पे लगेगा। किरचॉफ्स लूप रूल क्या कहता है, वो कहता है किसी भी लूप में सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। किसी भी क्लोज लूप में हर पार्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के और उसका अलजेब्रिक सम कर दे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए यही रूल लगाते हैं। तो पहले ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। देखिए पहले हमको मिला है सेल में निगेटिव से जब पॉजिटिव तरफ जाते हैं तो सेल को हमेशा माइनस में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये लो पोटेंशियल होता है सेल के हिसाब से, और ये क्या होता है प्लस वाला हाई। तो जब लो से हाई में जाएंगे तो उसका पोटेंशियल हमेशा निगेटिव लिखा जाएगा। मतलब ये लिखा जाएगा माइनस का 80, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 80, ठीक है। फिर 20i, देखिए प्लस का क्या आएगा 20i। फिर B से A से B पहुंच गए, फिर B से C गए, कुछ नहीं मिला। C से F, देखिए करंट इंटू रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस लेंगे तो क्या आएगा 40i1, तो प्लस 40i1। फिर F से A गए, कुछ नहीं मिला, अच्छा इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन बन गई 20i प्लस 40i1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में बच्चों चाहे तो 20 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन थोड़ा छोटी हो जाएगी और सॉल्व करना आसान रहेगा। 20 से डिवाइड कर दो, यहाँ लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 20। तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे बच्चों इन क्लोज्ड लूप, कौन सा लेंगे बच्चों, अब हम यहां पर बात करेंगे इस लूप की बात कर लेते हैं, चाहे इसके बात करो चाहे इधर से बात करो, बात वही। तो लेते हैं बच्चों सी एफ ई डी सी। कौन सा लिया CFEDC, ये क्लोज हो गया पूरा। फिर वही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस हर पार्ट का ले लो। पहले C से F का लेंगे तो क्या आएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब ये आ जाएगा 40i1, C से F का आ गया। फिर F से E का तो कुछ मिलना नहीं,
अब जब ई से डी का लेंगे तो देखिए सेल के पॉजिटिव एंड से निगेटिव में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल से लो में जा रहे हैं। हाई से लो का जब पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा प्लस का 40। ठीक, फिर यहां से आगे बढ़े तो देखो बच्चों करंट आ रही थी ऐसे I माइनस I1 और जा हम रहे हैं ऐसे, देखो I माइनस I1 करंट ऐसे, तो हम जा रहे हैं E से D और करंट आ रही है D से E, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमको पता है करंट हाई से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, इसका मतलब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे रूल के हिसाब से ये पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव में आएगा, मतलब ये बनेगा -10 इंटू करंट, तो -10 I माइनस I1, तो आ जाएगा -10 I माइनस I1 और इज इक्वल टू 0। क्यों, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये और प्लस ये, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इक्वल टू 0, ये लूप रूल लग गया। इसमें बच्चों देखो इस 40 को उधर ले जाते हैं तो इधर बनेगा 40 I1 -10 I माइनस I1 इज इक्वल टू -40। बच्चों 10 से डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 10, तो बच्चों क्या बनेगी, ये बनेगी 4I1 माइनस, ये 10 से डिवाइड हो गई तो क्या बचेगी I माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस ओपन कर दो ब्रैकेट, तो क्या बचेगा 4I1 माइनस I प्लस I1 इज इक्वल टू -4। तो ये बच्चों क्या बच्चा देखिए 5I1 माइनस I इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन क्या है 5I1 माइनस I इज इक्वल टू -4। इन दोनों को सॉल्व करके हमको I और I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है ये माइनस का ही है, ये प्लस का ही, जैसे ऐड करेंगे I खत्म हो जाएगा, I1 की वैल्यू निकल आएगी, यही कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो चलो भैया ऐड करो, तो पहले फर्स्ट वाली लिख लो, देखो कैसे I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 4 है, और सेकेंड वाली क्या है माइनस I प्लस 5I1 इज इक्वल टू -4। जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस I माइनस I, यहाँ क्या बचेगा 7I1 इज इक्वल टू 0, तो I1 कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब यहाँ पे I1 कितनी आ गई बच्चों, ये करंट कितनी आ गई 0 आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि I1 तो 0 आ गया, I की वैल्यू क्या आएगी, तो I1 की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, I की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट I1 इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में देते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों I प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, मतलब I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, तो I कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। इसका मतलब है कि 20 ओम में फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई I यानी कि 4 एम्पियर, और 40 ओम में फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई I1 यानी कि 0 एम्पियर। तो यहाँ आंसर लिखा जाएगा, सो करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस, तो 20 ओम में कितनी फ्लो रही थी I यानी कि 4 एम्पियर। फिर करंट इन 40 ओम रेजिस्टेंस, तो 40 ओम में कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी I1 का मतलब 0। ठीक है, तो 20 ओम में 4 एम्पियर और 40 ओम में 0। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। तो देखिए बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ बैटरी ऑफ EMF 120 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू अ सर्किट formed by 4 resistors 6, 5, 20 and 8 ohm as shown. What is the current in each resistor? Okay. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ये सेल लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको 2 ओम दिया है, और इसके साथ ये 6 ओम, 5 ओम, 20 ओम और 8 ओम जुड़े हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है कि हमको इस सर्किट के हर रेजिस्टेंस में
इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब यहाँ कितनी करंट जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ और सेल से निकलेगी कितनी, ये सब पता करना है। कैसे पता करेंगे बच्चों? तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं या नॉर्मल मेथड से लगा सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बात हम आपको बता दें कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं तो किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। बट सिंगल सेल वाले क्वेश्चन में आप नॉर्मल मेथड से अप्लाई करेंगे तो भी आंसर बहुत आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला काम होगा इस क्वेश्चन में, हमको चूंकि हर जगह करंट बतानी है, तो पहला काम ये होता है इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड हो सकता है? तो पहला काम तो ये है कि सारे रेजिस्टेंस को नाम दीजिए। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से कह देते हैं, ये पहला रेजिस्टेंस R1, इसको हम कह देते हैं R2, इसको हम कह देते हैं R3 और इसको हमने कह दिया R4। अब बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि बॉक्स कहाँ पे बनना है। ये देखो दोनों बॉक्स बन रहे हैं, अब बॉक्स में क्या हो रहा है, देखो यहाँ जो भी करंट आएगी दोनों जगह डिवाइड होगी, मतलब ये रेजिस्टेंस इसके क्या है, पैरेलल में। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। पहले देखो क्या हो रहा है कि R2 और R3 जो है वो क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो बच्चों क्या आएगा, 1/r डैश बराबर 1/r2 प्लस 1/r3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, 1/r डैश बराबर R2 इंटू R3 और ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R3। अब आपको तो R डैश चाहिए, इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं इन दोनों का, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, यानी कि R डैश की वैल्यू अब क्या बचेगी, R2 इंटू R3 अपान R2 प्लस R3। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। R2 कितना है 5, R3 कितना है बेटा 20, अपान में R2 यानी कि 5 प्लस 20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी 100/25 मतलब 4 ओम। तो R डैश कितना आ गया बच्चों, 4 ओम। अब ध्यान से देखिए, स्मॉल r, R4, R डैश और R1 सब एक ही सिंगल लाइन पर है और सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। भाई अगर यहाँ से करंट हम मान ले I फ्लो होगी तो वही I करंट यहाँ आई, वही I करंट इस बॉक्स में गई, फिर I करंट यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से I करंट आते हुए इसमें जाएगी। मतलब सब में करंट क्या होगी इस बॉक्स में और इन सब में सेम होगी। तो ये सब रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हो जाएंगे, यानी कि R1 प्लस R डैश R4 एंड स्मॉल r इन सीरीज, यहाँ लिखना पड़ेगा R1 R डैश मतलब इस बॉक्स का रिजल्टेंट और R4 एंड स्मॉल r इन सीरीज। जब ये सीरीज में है बच्चों तो इसको कैसे करेंगे, R डबल डैश बराबर R1 प्लस R4 R डैश प्लस R4 प्लस स्मॉल r, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, यानी कि R डबल डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 6 4 कितना हुआ 10 और ये 10 यानी कि 20 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। सो I नेट करंट ऑफ सर्किट I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाला अभी हमने, R डबल डैश। तो I की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी टोटल EMF 120 अपान R डबल डैश। R डबल डैश कितना निकला है 20, यानी सॉल्व करेंगे 6 एम्पियर। तो देखो बच्चों इसमें कितनी करंट जाएगी 6 एम्पियर, इसमें कितनी जाएगी 6 एम्पियर, मतलब दो आंसर आपको मालूम चल गए। अब मेन इनमें आंसर आपको पता करना है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं, कुछ करंट भाई यहां जाएगी कुछ यहां जाएगी। हम मान लेते हैं इधर करंट गई I1, इधर कितनी करंट गई I1। टोटल I कितनी थी बच्चों, देखो 6 एम्पियर। टोटल I जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर का कुछ पार्ट यहां चला गया तो नीचे कितना जाएगा, तो 6 में से घटा दो भाई जो जा रहा है उधर, 6 माइनस I1। तो नीचे करंट कितनी जाएगी बेटा 6 माइनस I1। अब देखिए
करंट जब भी डिवाइड होती है तो आपको पता है वो एक रूल को फॉलो करती है, क्या? दोनों पार्ट के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाते हैं। इस तरीके से डिवाइड करती है कि दोनों पैरेलल हो गए, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम। इसका मतलब ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो लिख देंगे कि फॉर R2 एंड R3, तो R2 और R3 रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो I इंटू R2, I1 इंटू R2 बराबर 6 माइनस I1 इंटू R3। वैल्यू पुट कर दो भाई, I1 इंटू R2 की वैल्यू 5, 6 माइनस I1 इंटू R3, R3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो 5I1 ठीक है इज इक्वल टू 120 माइनस 20I1, तो इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? 25I1, देखो माइनस 20I1 है, इधर आएगा प्लस 20 हो जाएगा, 5 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25I1 इज इक्वल टू 120 या I1 इज इक्वल टू 120 अपान 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास 4.8, तो 4.8 एम्पियर। इसका मतलब I1 आ गई 4.8 एम्पियर, तो 20 ओम में कितनी करंट हो जाएगी? 20 ओम में तो ये कितनी हो जाएगी? देखो तो ये आ गई तुम्हारे पास कितना सॉल्व करने पर? 4.8 एम्पियर। तो इधर कितनी जाएगी? 6 माइनस 4.8 यानी कितना आ जाएगी? 1.2 एम्पियर। इसका मतलब अब हमें सारे रेजिस्टेंस में करंट मिल गई। R1 में कितनी हुई? I की वैल्यू 6 एम्पियर। R2 इसमें 5 ओम में कितनी गई? 4.8 एम्पियर। R3 यानी कि 20 ओम में कितनी गई? 1.2 एम्पियर। और R4 8 ओम में कितनी गई? I का मतलब 6 एम्पियर। तो ये सारे रेजिस्टेंस में हमने करंट फाइंड कर दी विदाउट किरचॉफ्स लॉ। बाद में हम ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से भी सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है? इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड इन अ सर्किट ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज एज शोन। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। कैलकुलेट द EMF ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द 5 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसके साथ 0.5 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.5 ओम, और आपसे कह रहे इस सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमसे कहा गया इस सेल का EMF क्या होगा। तो बच्चों देखिए, EMF निकालना कितना सिंपल है भाई। EMF निकालने के लिए आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना EMF इक्वल टू हो जाएगा करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे करंट आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 2 एम्पियर की, मतलब आपको I दे दिया है 2 एम्पियर इस क्वेश्चन में, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि E बताओ। तो E के लिए आपको क्या करना है? इसका R पता करना है। तो बच्चों ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इसको आप स्मॉल r लिख दीजिए। इस रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं और इसको हम R3 कहते हैं। तो हमारा पहला काम हो गया कि हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि पहला काम हमको EMF निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो पहले तो आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम ब्रेक करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन बॉक्सेस को ब्रेक करते हैं। तो देखो पहले ये बॉक्स दिख रहा है, इसको तोड़ दो। तो क्या दिख रहा है आपको कि R2 एंड R3, यहाँ पे लिखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो क्या है बेटा? R2 और R3 पैरेलल में है, इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? तो भैया आपको पता है ना 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 जब पैरेलल में। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 1/R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R2 अपान R3 इंटू R2, या फिर R डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों R2 R3 अपान R2 प्लस R3। देखो क्या किया, इसको पलट दिया, R डैश निकालना था ना, तो इसको पलट दिया तो ये आ गया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हुआ, ये आ गया।
अब सारी वैल्यू पुट कर दो तो R डैश निकल आएगा। कितना निकलेगा? R2। R2 की वैल्यू कितनी है? 6, R3 30 अपान 6 प्लस 30। तो ये बच्चों आ जाएगा 6 इंटू 30, ये तो आ जाएगा 180 अपान में क्या आ जाएगा बच्चों? ये 36। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ओम। इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो क्या आ गया? 5 ओम। अब देखिए जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है R डैश और ये R1 और ये स्मॉल r, सब कैसे लगे हैं? सीरीज में। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या? R डैश स्मॉल r एंड R1 आर इन सीरीज। ये कैसे हैं बच्चों? ये सीरीज में है। जब सीरीज में है तो आपको पता है ना सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है R डैश प्लस स्मॉल r प्लस R1। आपको ये भी सोचना हो सकता है कि कैसे सीरीज में है, तो भाई जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इस बॉक्स में जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी। और जब सर्किट में सेम लेंथ पे रेजिस्टेंस में करंट सेम हो तो वो सब क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं, इसलिए ये सब सीरीज में आ गए। तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सीरीज के लिए ये फार्मूला लगा दिया। तो R डबल डैश हमारे पास आ गया R डैश। R डैश कितना निकाला अभी हमने? 5 प्लस स्मॉल r 0.5 प्लस 5। तो R डबल डैश हमारे पास आ गया देखिए 10.5 ओम। देखिए 5.5 ऐड किया 10.5 ओम। तो इतना आया टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF कितना आ जाएगा? सो EMF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये कितना आएगा सोचो? I कितना है दिए गए हमको? 2 एम्पियर इंटू R डबल डैश अभी आपने निकाला 10.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 21 वोल्ट। इसका मतलब जो EMF आया सेल का वो कितना है इस सर्किट के लिए? 21 वोल्ट है। बहुत अच्छी बात है, EMF आ गया। अब बच्चों हमको क्या करना था? अब हमको 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कहाँ निकालना है? 5 ओम। तो इस पे कैसे निकल सकता है? तुमको पता है ना, जैसे किसी रेजिस्टेंस में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो V इक्वल टू क्या लगा देते हैं? IR, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम कितना होगा? I करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R1। I कितना है? 2, R1 कितना है? 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 वोल्ट। तो इसका मतलब 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फटाफट नोट कर लीजिए। चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड connected as shown in the figure is A 20 microcoulomb, B 15 microcoulomb, C 10 microcoulomb and D 0। तो देखिए बच्चों हमको ये क्वेश्चन दिया है। हमसे कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा होता है तो जिस रास्ते में कैपेसिटर जुड़ता है वहाँ पे डीसी करंट 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट काम कर देता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बैटरी वाली जो करंट होती है, सेल वाली जो करंट होती है, उसके लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब जो भी करंट फ्लो होनी है कभी भी वो कैपेसिटर से नहीं जाएगी। वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होती है। स्टेडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है, बट स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं होती। इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो होगी। तो हमारे मन में ये भी आ सकता है जब करंट इसमें जाएगी नहीं तो इसमें वोल्टेज कैसे स्टोर होगा। तो बच्चों स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। ये तो आपको पता है क्योंकि ये सर्किट इससे क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दोनों तरफ सेम होता है। अच्छा, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नाम दे दें ABDE, क्यों? क्योंकि C देखो यहाँ पे यूज कर लेना, इसलिए C नाम नहीं दिया गया, ठीक है। अब बच्चों हमारा काम ये होगा, पहले हम B से D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट पता होनी चाहिए। तो पहला काम होगा आप सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालिए। तो मान लेते हैं करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ पे? I। तो जब I करंट फ्लो हो जाएगी तो क्या करेंगे? I इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो देखो ये पूरा सर्किट ऐसे इससे जा रही है तो इसके करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस कितना पड़ रहा है? 2 ओम।
वोल्टेज कितना लगाया 2 वोल्ट। तो आपको पता है ना कि अगर इस रेजिस्टेंस को R1 कह दें, इसको R2 कह दें, तो हमारे पास करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो हमने लगाया है अपान रेजिस्टेंस। तो कितने रेजिस्टेंस से करंट जा रही है, केवल 2 ओम से, यानी कि R2 कह सकते हैं, आ रही है 2 ओम से यानी कि R2 से। तो I यहाँ से निकल आएगा बच्चों, I = V 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो B से D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सोचिए जरा। VBD = क्या आएगा, ये आएगा I × R2। देखो I ही करंट तो यहाँ गई, यही I यहाँ, यही I यहाँ, यही I यहाँ, यही I यहाँ, मतलब ये आ जाएगी I की वैल्यू आई 1 × R2 की वैल्यू 2, यानी कि VBD कितना आ गया, ये आ गया 2 वोल्ट। जब VBD निकल आया, अब यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा नहीं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस पे 0 रहेगा। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर पे रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन = VBD = 2 वोल्ट। सो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो चार्ज कैसे स्टोर होगा, तो ये V बराबर आ जाएगा हमारे पास, Q बराबर आ जाएगा CV। तो C कितना है देखिए 10, V कितना है जो इस पे वोल्टेज आया है, इस पे कितना वोल्टेज आया है, VBD आया है यानी कि 2। तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ से 20 माइक्रो कूलाम। सो द चार्ज स्टोर्ड एट द कैपेसिटर विल बी 20 माइक्रो कूलाम। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि ये 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट हो जाएगा, तब भी आप सोच सकते थे डायरेक्ट कि हाँ भाई यहाँ से 20 माइक्रो कूलाम आंसर आएगा। बट मैंने ये प्रोसेस इसलिए बता दिया कि अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लग जाता तो फिर सेल का वोल्टेज कुछ और होता, यहाँ का वोल्टेज कुछ और आता, तब आपको ये पूरा प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कीजिए।